बीबीसी दुनिया में आज देखिए, असम में अब भी जारी है लड़ाई पहचान की। क्यों बांग्लादेशी बोलता है, कैसे लगता है? खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। लड़ाई खुद को भारतीय साबित करने की, दो लोगों को कैसे लड़नी पड़ी लंबी कानूनी लड़ाई, दिखाएंगे खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। दो भारतीयों ने कैसे जीती असम में नागरिकता की कानूनी जंग, कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका में 48 घंटे में दूसरी बार हुई गोलीबारी। आयोवा और सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, अमेरिकी बंदूक कानून को नहीं ठहराया जा सकता जायज। जानेंगे अमेरिका में कैसा है माहौल। यूक्रेन के कई आला अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वालों में शामिल है राष्ट्रपति के सलाहकार, उपरक्षा मंत्री और डिप्टी प्रोसिक्यूटर। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी सरकार के पदों में कर रहे हैं फेरबदल। जेलेंस्की ने दिया संकेत, भ्रष्टाचार की रोकथाम के तहत और अधिकारी भी छोड़ सकते हैं अपने पद। यूक्रेन को जल्द से जल्द चाहिए आधुनिक हथियार। नाटो प्रमुख ने जर्मनी के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद कहा, यूक्रेन को है जर्मनी में बने टैंक्स की दरकार, लेकिन जर्मनी ने टैंक देने के लिए अब तक नहीं दी है मंजूरी। पाकिस्तान में अब तक कई इलाके अंधेरे में, लेकिन ऊर्जा मंत्री का दावा, नेशनल ग्रिड के सभी स्टेशंस को बहाल किया गया, लेकिन सिस्टम में आ रही है दिक्कतें। कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित। भारत की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने उठाए WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए समिति के सदस्यों के चयन पर सवाल। कहा, समिति के गठन से पहले नहीं ली गई राय, ट्वीट कर जताया दुख। और ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू। ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। राजामौली की फिल्म है RRR, से लिखा है चंद्रा बोस ने। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम का जिक्र होते ही वो तमाम सुर्खियां जहन में ताजा हो जाती हैं जो बयां करती हैं असम में नागरिकता से जुड़े विवाद के मुद्दे, और वो तमाम चेहरे जिन्हें बांग्लादेशी बताकर भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन कानूनी लड़ाई के जरिए असम के कई लोग इस जंग को जीतने में कामयाब हुए। कवर स्टोरी में आज कहानी ऐसे ही दो लोगों की। असम में नागरिकता का मुद्दा कई दशकों पुराना है। इस दौरान संकट इतना ज्यादा गहराया कि कई लोगों की जान पर बन आई। कई लोगों पर अवैध नागरिक होने का ठप्पा लगा और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की मांग होती रही। असमत अली और शांति देवनाथ दो ऐसे ही शख्स हैं जिन्हें भारत की नागरिकता साबित करने के लिए दुखों और परेशानियों से भरा लंबा सफर तय करना पड़ा, और इस सफर में उनका साथ दिया कानून ने। देखिए बीबीसी संवाददाता सिराज अली की ये रिपोर्ट। तो हम तो बांग्लादेशी नहीं है, क्यों बांग्लादेशी बोलता है, कैसे लगता है? खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। ऐसा केस भगवान का आशीर्वाद से दूसरा को नहीं दो। गरीब आदमी को बांग्लादेशी केस मत देना। भारतीय नागरिक कौन कहलाता है? क्या आप भारतीय नागरिक हैं? ऐसे सवाल किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाए या कोई फॉर्म का कॉलम भरने के दौरान आपके सामने आए तो जवाब देना हम सभी के लिए आसान होगा। लेकिन इसी एक सवाल ने असम में रहने वाले असमत अली और शांति देवनाथ की जिंदगी पलट कर रख दी। बीते कुछ सालों में दोनों पर यह आरोप लगा कि वो बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से भारत में घुस आए हैं। शांति देवनाथ के लिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत साल 2001 में हुई। मैंने पहला में हम गुवाहाटी में गया, सोचा जो एक पान का दुकान लगाएगा। एक महीना 1.5 महीना हो गया। होने के बाद में वो तहसील का पुलिस आता था यहाँ में, 2 फुली का एक ओसी आता था और एक सिपाही लेके, तो आदमी को पकड़ता था, पूछता था तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ में रहता है, ऐसा करता था। हमको भी एक दिन पान दुकान में आके पूछा है, ये आपका नाम क्या है? हम बोला हमारा नाम शांति देवनाथ है। घर कहाँ में है? हम बोला घर मेरा हुजई में है। कौन सा जगह में? हम बोला पूप धोरीना पत्थर। पिताजी का नाम क्या है? हम बोला श्रीकांत देवनाथ। आपका नाम? शांति देवनाथ। तो ऐसे पूछ के चला गया। 18 साल बाद 2021 में उनके घर फॉरेन ट्राइब्यूनल की ओर से नोटिस आया, इस मांग के साथ
कि वो अपनी नागरिकता साबित करें। ये ट्राइब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय हैं जो ये तय करते हैं कि कोई आदमी अवैध रूप से भारत में रह रहा है या वैध तरीके से, यानी वो भारतीय नागरिक है या विदेशी। दिमाग हमारा तो हम पागल हो गया, डर गया, पागल हो गया। अरे हम यहाँ का जन्म कौन का लड़का है, हम बांग्लादेशी कैसा है, बांग्लादेशी कैसा हो गया। इसी तरह असमत अली का भी खौफनाक सफ़र 2013 में शुरू हुआ। घर से जावार 2 दिन बाद में हमको धरेगा वो लोग। अच्छा, पैसा लगेगा 5,000 रुपया, हम कहाँ से देगा। बाद में हमको बोलेगा जे 5,000 रुपया नहीं देगा तो तुम्हारा 2 अंगुल साइन ही देना होगा। हमारा साथ में आईडी प्रूफ सब है, आई कार्ड है, पान कार्ड है, लाइसेंस है, तथा भी नहीं मानता है। ये बोले पैसा देकर निकलना होगा, पैसा होगा तो सब मिल जाएगा, ऐसा बोलता है ट्रैफिक लोग। 1.5 घंटा रखेगा, बाद में हम देगा साइन 2 अंगुल का। और शांति देवनाथ की तरह उन्हें भी फॉरेन ट्राइब्यूनल की ओर से नोटिस आया साल 2015 में। बहुत खराब लगसे, बहुत खराब लग। कांसियो बनतो बे कांसियो पेटेर दुखे हन पुलाबान बासा बर दे काम करबार दे এখন দেখি বাংলাদেশে পড়ে গেলাম। তখন এরকম লাগছে যে গলায় রশি দিয়ে মরে যাই, মরাটাই বেশি ভালো। এই কাগজপাতি বাবার এত আইডি গ্রুপ থাকতেও যদি আমার বাংলাদেশি হন লাগে তাহলে আমার মরিয়া যাওয়াটাই বেশি ভালো। ट्राइब्यूनल के सामने हाजिर होने के लिए दोनों को अपने घरों से गुवाहाटी तक का सफ़र तय करना पड़ता था। शांति देवनाथ हुजाई के रहने वाले हैं। ये शहर असम के नागांव ज़िले में पड़ता है। शांति देवनाथ विकलांग होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। 15 दिन में 20 दिन पर हमको गुवाहाटी जाने होता है। हम कैसे जाएगा, कैसे आएगा, रुपया पैसा भी हमारा नहीं है, हम क्या करेगा, कौन हमको हेल्प देगा। लड़का भी जो है हमारा कमाने वाला नहीं है, अपना संसार नहीं चलता है। चावल लेने से दाल नहीं रहता है, दाल लेने से सब्जी नहीं रहता है। हमारा खुद लाचार आदमी हो, विकलांग आदमी हो। ये केस पढ़ने के बाद में मुझे तो अपना भीख भी मांगने पड़ा है, क्या करेगा, उपाय नहीं है। बहुत तकलीफ किया, बहुत तकलीफ किया। असमत अली नंगली छर 5 के रहने वाले हैं, एक छोटा सा गांव जो ब्रह्मपुत्रा के बीच बालू के टीले पर है। उनके घर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं, सिर्फ बालू और पानी। और आने जाने का रास्ता इन इंजन बोट से ही तय किया जा सकता है। शांति देवनाथ और असमत अली के केस को जाकिर हुसैन ने कोर्ट में लड़ा, जो गुवाहाटी में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। उनका मानना है कि इन दोनों के केस में पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। असमत अली का केस में और शांति देवनाथ का केस में जितना मेरा जानकारी में आया है रिकॉर्ड से, कि उनका इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। मैं नहीं बोलूंगा कि सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। बीबीसी ने केस से जुड़े सवालों के साथ असम के बॉर्डर पुलिस विभाग से भी संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज असमत अली और शांति देवनाथ फिर से भारतीय नागरिक करार दिए गए हैं, लेकिन इन बीते कुछ सालों के हर पल उन्होंने सदियों की तरह गुजारे हैं। भगवान भी नाराज हो जाएगा दुख देख के। ऐसा केस भगवान का आशीर्वाद से दूसरा को नहीं दो, गरीब आदमी को मत दो। है भगवान, तुम्हारे पास में हम गोड़ लग के बोलता है, तुम गरीब आदमी को बांग्लादेशी केस मत देना। 2021 के जुलाई महीने में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम के विधानसभा को बताया कि फॉरेन ट्राइब्यूनल के सामने उस वक्त 1,36,173 केसेस पेंडिंग थे। असमत अली और शांति देवनाथ उन हजारों केसों में सिर्फ 2 हैं। भारतीय संसद ने साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक मान्यता दी थी। इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद असम में ऐसे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी जिनके बारे में ये संदेह था कि वो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेशी नागरिक हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अमेरिका में 48 घंटों के भीतर दूसरी बार गोलीबारी की घटना। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी हुई है। एक शख्स ने सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में 2 फार्म्स में 7 लोगों को मार दिया है। 48 घंटे के भीतर अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया शूटिंग की इन 2 घटनाओं का गवाह बना है। और यही वो नाटकीय घटनाक्रम था जब संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने जमीन पर गिराकर गिरफ्तार किया था। जाओ चुनली नाम का ये शख्स 67 साल का है। उसके पास से ऑटोमेटिक गन मिली है जो हो सकता है कि हमले में इस्तेमाल हुई हो। माना जा रहा है कि हमले में मरने वाले लोग चीनी अमेरिकी फार्म वर्कर्स थे। और गोलीबारी में मारे गए 7 में से 4 लोग एक मशरूम फार्म में मिले। एक पीड़ित यहां मिला जो अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 3 और लोग पास के एक ट्रकिंग बिजनेस में मिले। स्कूल से निकल रहे कुछ बच्चों ने जो यहीं आसपास रहते हैं इस घटना को होते हुए देखा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी हमले की निंदा की है और कहा है कि मैं अमेरिकी संसद से गुजारिश करता हूं कि तुरंत कार्यवाही कीजिए और बंदूकों पर बैन लगाइए। वहीं आज हुई हिंसा पर स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यहां रहने वाले लोग इस घटना से सदमे में हैं। ये एक खौफनाक घटना है और किसी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा सैन मैटियो काउंटी में होगा। इस देश में गन वायलेंस बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और आज इसकी लपटें हमारे घर तक पहुंची हैं। हम टूट चुके हैं। हम तहे दिल से सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पर इस देश में कई बंदूकें हैं और हमें वहाँ बदलाव लाना होगा। ये एक आधुनिक समुदाय के रहन सहन के अनुरूप नहीं है। और कुछ ही दिन पहले कैलिफोर्निया के मॉनेटरी पार्क में लूनर न्यू ईयर के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे। वो जगह यहां से 6 घंटे की दूरी पर है। 2-3 दिन पहले ही एक भयानक घटना घटी मॉनेटरी पार्क के एक बॉलरूम डांस वेन्यू में जो लॉस एंजलिस के पूर्व में है और जहां ज्यादातर एशियाई अमेरिकी लोग रहते हैं। अब उस हमले में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। हालांकि जब वो हमलावर दूसरी जगह पर गोलीबारी करने गया तो एक आदमी ने उस पर काबू पा लिया, जिससे वहां कई लोगों की जान बच गई। ये 2 घटनाएं जिनमें इत्तेफाकन 2 एशियाई बंदूकधारी थे कैलिफोर्निया में हुई, जहां गन कंट्रोल से जुड़े काफी कड़े कानून हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सलीम रिजवी। सलीम, 8 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है और वहां के गवर्नर भी कह रहे हैं कि ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी। हो क्या रहा है अमेरिका में? देखिए, ये कैलिफोर्निया का मामला है तो 2 दिन में करीब ये दूसरा हत्या हुआ है। तो ये आसपास ही तकरीबन 40 मील के आसपास है। लेकिन एक जो मामला हुआ सैटरडे की, वो एक डांस क्लब था, उसमें जाहिर है कि वो 72 इयर्स के थे जो खुद भी मेंबर डांस क्लब के। उसके बाद अब जो का ये मामला, ये फार्म हाउस पे हुआ है। उनकी भी उम्र कहा जा रहा है 67 इयर्स। तो ये एक बड़ी अजीब सी इसमें बात पुलिस कह रही है कि ये इस तरह के जो एज ग्रुप है, इसको पहले ज्यादा नहीं देखा गया इस तरह का कि गन वायलेंस में इस तरह के शामिल हो। जाहिर है कि कम्युनिटी बड़ा परेशान है और वो एशियन कम्युनिटी का हब माना जाता है, जिन्हें एशियन कम्युनिटी कहते हैं, जो चाइनीज, कोरियन, वियतनामीज वगैरह भूल के होते हैं। तो वो जो मॉनेटरी पार्क है वहाँ पर, और अब ये जो मंडे को हुआ ये हाफ मून बे का इलाका, वो फार्म का इलाका है। कहा जाता है कि वो साहब जो थे चुन ली जाओ, वो वहाँ काम करते थे फार्म पे खुद। तो ये सब मामला जाहिर है कि पूरे गन जो रखने का मामला है, बहस शुरू होती है और जाहिर है कि लोगों में बड़ी चिंता है, घबराहट में लोग। लेकिन मामला यही है कि अब जब गवर्नर भी इसमें कह रहे हैं कि भाई ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है अभी ये साफ। मोटिव क्या हो सकता है हमलावर का, कुछ पता चला? सॉरी, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट। मोटिव क्या हो सकता है हमलावर का, ये पता चला? जी, पुलिस का कहना है कि मोटिव के बारे में कुछ नहीं पता है दोनों मामलों में, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक मामला है उसमें डिस्ग्रंटल्ड वर्कर हैं, वो वहीं काम करते थे तो किसी से खफा थे। और जो पहले सैटरडे को मामला हुआ था डांस क्लब का, उसमें भी कहा जा रहा है कि वो कुछ आपसी उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, वो ढूंढ रहे थे लोगों को, लेकिन फिर रैंडम। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सलीम आपका। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विकेट कीपर किसकी है मुरीद, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेट की T20 ट्राई सीरीज चल रही है, जो अगले महीने होने वाली T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। इस मौके पर बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल ने भारतीय महिला टीम की विकेट कीपर सुषमा वर्मा से खास मुलाकात की। सुषमा हिमाचल से आई उन चुनिंदा महिला क्रिकेटर्स में से एक हैं जो भारत के लिए खेलती हैं, और हमने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि विकेट कीपर की कितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं। फिजिकली आई थिंक विकेट कीपिंग इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब मैं कहूँगी कि, और मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन क्रिकेट। और शायद एक विकेट कीपर का सबसे ज़्यादा फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप और मेंटली भी बहुत ज़्यादा आप ड्रेन हो जाते हो, बिकॉज हर बॉल पे आपको फोकस करना है। आपको वो बॉल तो पकड़नी है जो जिसमें बैटर बीट हुआ है, बट आपको पता नहीं है कौन सी में बीट हो जाएगा, कौन सी में एज लग जाएगा, या कौन सा थ्रो किधर से आ जाएगा। सो हर बॉल पे अवेयरनेस रहती है। विकेट कीपर फेवरेट विकेट कीपर है वर्ल्ड का कोई भी हो तो वो कौन है जिसको आप फॉलो करते हो? मेरे फेवरेट हमेशा एडम गिलक्रिस्ट रहे हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने विकेट कीपर बनना है, बट उनको देखती थी, उनको देख के अच्छा लगता था। और अभी भी बहुत बार उनके वीडियोस देखती हूँ, अगर कभी कुछ अच्छा फील करना है थोड़ा सा कि यार कुछ आपको ना अच्छे टेक्स और अच्छे स्टम्पिंग्स, अच्छी गैदरिंग्स देखनी है। ऑफ कोर्स फिर MS धोनी, उनके जैसा हाथ जैसा उनका चलता है। और आई एम ग्रेट फैन ऑफ वृद्धिमान साहा ऑल्सो। एक नेशनल टीम में जाके और फिर वापसी करना कितना मुश्किल कितना होता है ये? जब आप डेब्यू करते हो तो शायद आपको कुछ चीज़ें वहीं जाके पता चलती है कि यार अब ये करना है। बट मैंने ऑलरेडी खेला था, मैंने 40 ODIs ऑलरेडी मैं खेल चुकी हूँ, तो मुझे वो क्लैरिटी थी कि क्या करना है, मेरी रूटीन किस तरीके की होनी चाहिए, या फिर मेरी ट्रेनिंग किस तरीके की होनी चाहिए। तो मैंने अपने कोचेज़ के साथ बैठ के वो प्लान आउट की। डिफ़िकल्टी थी, बहुत बार ऐसा लगता था कि यार होगा नहीं होगा। हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव किया है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो डेफिनेटली चीज़ें मिलेगी। तो समाज का नज़रिया और परिवार का नज़रिया कैसा था जब आपने कहा कि मैंने क्रिकेट खेलनी है? मुझे फैमिली का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा है, बट बाकी सारी चीज़ें बाहर लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत आपको सुनना पड़ता है। जब मैं घर से निकली थी तो किसी को कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज़ हिमाचल में हार्डली कोई क्रिकेट खेलता था फीमेल। तो वो टाइम ऐसा था कि किसी को, मुझे भी नहीं पता था कि जाके अगर मैं निकली तो हूँ खेलने, बट सीखने एकेडमी में, बट क्या होगा क्या नहीं। तो 2 साल बाद जब थोड़ा सा बेटर लगा कि नहीं मैं ठीक पेज पे हूँ, और जब मैंने जैसा मेरी आपसे पहले बात हो रही थी कि मैंने क्रिकेट खेलना बहुत लेट शुरू किया 17 साल में, तब जाके चीज़ें पिक करना थोड़ा सा मुश्किल था। बट मैंने उस चैलेंज को लिया हमेशा, और मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना।